नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी पर फास्ट न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज लगाई गई हैं। अभी तक देश में टीके की कुल 127.5 करोड़ से अधिक डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। अब एक राहत की खबर यह भी है कि वैक्सीन के लिए पात्र देश की 50% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। कल शनिवार को देश में कोरोना वैक्सीनेशन की 1 करोड़ 3 लाख डोज लगाई गई हैं। भारत में घर घर दस्तक अभियान पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हालांकि 30 से अधिक जिलों में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। मंत्रालय ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को इसके बारे में आगाह किया है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रविवार को वाराणसी आएंगे। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी ने ब्रेका में प्रशासनिक अधिकारियों के संग बैठक भी बुलाई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ब्रेका हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा चौबेपुर के उमराह जाएंगे। यहां सर्ववेद महामंदिर धाम का स्थलीय निरीक्षण कर हेलीकॉप्टर से चंदौली के रामगढ़ रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी चंदौली के रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सहित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चंदौली के रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम के धाम आएंगे और आज सीएम योगी आश्रम के जीर्णोद्धार सहित 19 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही रामगढ़ इंटर कॉलेज के पास जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाबा कीनाराम के 420वें जन्मोत्सव पर 2019 में सीएम योगी के जन्मस्थली में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। दोपहर 2:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। दरअसल पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। पीएम मोदी के लिए यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे लेकर वे और पूरी काशी वासी खासे उत्साहित हैं और 600 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जा रहा है। अब विश्वनाथ मंदिर नए फ्लेवर में नजर आएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त 2 दिनों के दौरे पर राजस्थान के जैसलमेर जिले में हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने बीएसएफ के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शनिवार को उन्होंने तनोट माता के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके बाद वो शाम को रोहिताश सीमा चौकी पहुंचे। यहां उन्होंने सैनिक सम्मेलन में जवानों के साथ बातचीत की। इसके बाद शाम को उन्होंने बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ खाने का आनंद लिया। गृह मंत्री ने खुद जवानों के साथ खाने की तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा कि सुरक्षा बलों में विशेष अवसरों पर साथ बैठकर भोजन करने की एक परंपरा है जिसे बड़ा खाना कहा जाता है। शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज जैसलमेर के बीएसएफ कैंप में जवानों और अधिकारियों के साथ बड़े खाने पर भोजन करना मेरे लिए एक विशेष अवसर था। खाने से पहले उन्होंने जवानों के साथ बैठकर देशभक्ति के गीतों को भी सुना। उन्होंने इस मौके को बेहद खास करार देते हुए लिखा कि यह मेरे जीवन के अविस्मरणीय पलों में से एक है। अपने परिवार से दूर राष्ट्रभक्ति के इस सराहनीय जज्बे के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सभी जवानों की बहादुरी व समर्पण को नमन करता हूं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल 6 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। यात्रा से पहले विशेषज्ञों की राय है कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। माना जाता है कि रूस नई दिल्ली की रणनीतिक विचारधारा को समझता है और भारत को हर हाल में अपना मित्र मानता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही इस यात्रा से भारत रूस के संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। पुतिन की यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंध और दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि रूस लगातार प्रौद्योगिकी के साथ साथ विश्व स्तरीय हथियार उपलब्ध कराने की भारत में मदद करता रहा है और अब वही सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के मेजर जनरल सेवानिवृत्त पीके चक्रवर्ती ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के साथ भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि भारत को सुखोई परमाणु पनडुब्बी जैसे हथियार मुहैया कराने में रूस की बड़ी भूमिका है। पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक में भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। पुतिन की यात्रा के दौरान करीब 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों की आपूर्ति पर समझौता किया जाएगा। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी से अंतिम मंजूरी समेत सभी जरूरी मंजूरियां ले ली गई हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की 29वीं बरसी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न तो बाबरी विध्वंस वर्षगांठ अयोध्या में मनाई जाती है और न ही हिंदू समुदाय इसे लेकर उत्सव मनाता है। हालांकि इस दिन किसी भी तरह का सांप्रदायिक टकराव न हो, इसके लिए जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
और सुरक्षा बल लगातार यहां मुस्तैद हैं। जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अयोध्या विवाद को खत्म कर दिया था। इसमें राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए दिया गया था। वहीं 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए दी गई थी। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था और वहीं मस्जिद निर्माण के लिए दी गई जमीन पर अयोध्या विकास प्राधिकरण नक्शे को पास करने का काम अंतिम चरण में है। इस मामले में बाबरी मस्जिद से जुड़े पक्षों ने कहा है कि अब 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल यह फैसला सुनाया था और हम सब इसे स्वीकार करते हैं। वहीं अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक आर.के. चतुर्वेदी ने कहा है कि अयोध्या शुरू से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, इसलिए हम नियमित चेकिंग व पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शहर के हर इलाके में जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के संदेह में 15 मरीजों को भर्ती कराया गया है। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। वहीं ये सभी लोग जोखिम वाले देशों से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे। अधिकारी ने बताया कि इनमें से 9 के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 6 मरीजों में गले में खराश, बुखार जैसे लक्षण और मरीजों के संपर्क में आने का इतिहास है। उनके नमूनों को जीनोम इंक्रोन के लिए भेजा गया है और जांच परिणाम आने से 4 से 5 दिन लगेंगे। बता दें कि शुक्रवार को संदिग्ध मरीजों की संख्या 12 थी। वहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि एलएनजेपी हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि 3 नए मरीज ब्रिटेन से हैं। इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीप जावा में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी फूट पड़ा है, जिसमें आसमान में राख का गुबार छा गया। विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह ज्वालामुखी विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास रहने वाले लोग डर गए। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकले धुएं और राख के कारण दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। ज्वालामुखी के फटने के साथ गरज चमक के साथ बारिश हुई। इससे बहने वाला लावा और सुलगता मलबे से 2 मुख्य गांवों प्रोनिजीवो और कोंडीपुरो को जोड़ने वाला कम से कम एक पुल नष्ट हो गया। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में रविवार को उस घटना के बाद तनाव बढ़ गया, जिसमें कथित तौर पर सुरक्षा बलों की गोली से कुछ आम लोगों की मौत हुई। यही घटना मोन जिले के तिरु गांव में तब हुई जब सुरक्षा बलों ने इन लोगों को कथित तौर पर एनएससीएन का संदिग्ध उग्रवादी समझा। घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद जिले में तनाव की स्थिति बन गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति की अपील भी की है। गोलीबारी की इस घटना के बाद स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए और प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना है कि ये युवा निर्दोष थे और वे पास की कोयला खदान से घर वापस आ रहे थे। इस घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने एसआईटी जांच की बात कही है। जानकारी के अनुसार घटना से नाराज लोगों ने सुरक्षा बलों के कुछ वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग की, जिसमें कुछ और लोगों को गोली लगने की बात सामने आ रही है। घटना की पुष्टि करते हुए नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि मोन जिले में ओंटिंग में नागरिकों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद निंदनीय है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस मामले में उच्च स्तरीय एसआईटी जांच करेगी और कानून के अनुसार न्याय दिलाएगी। सभी वर्गों से शांति की अपील है। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के शहीद पथ पर एक प्राइवेट ट्रेलर से फाइटर जेट मिराज का एक पहिया चोरी होने से हड़कंप मच गया था। शनिवार शाम चोरी हुए फाइटर प्लेन मिराज का पहिया मिल गया है। जिन लोगों ने इस पहिए को चुराया था उन्होंने ही उसे लुटा दिया है। इस टायर को दीपराज और हिमांशु नाम के एक युवक ले गए थे। युवकों का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि ये पहिया मिराज का है, हम इसे ट्रक का पहिया समझकर ले गए थे। हालांकि टायर मिलने के बाद अभी भी आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और इस मामले में लखनऊ के आशियाना थाने में ट्रक ड्राइवर हेम सिंह रावत ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रदेश में नेताओं के दौरे का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी आज अपने पुरखों के शहर प्रयागराज आ रहे हैं। राहुल गांधी का प्रयागराज में 24 घंटे तक रुकने का कार्यक्रम है। हालांकि राहुल यहां एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी आज रविवार चार्टर्ड प्लेन से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उनका नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन में रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद वह स्वराज भवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी को यहां एक निजी समारोह में शामिल होना है। दरअसल राहुल गांधी प्रयागराज में कमला नेहरू ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल की सीईओ डॉक्टर मधु चंद्रा के यहां होने वाले
वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान वह स्वराज भवन में कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे और इसी के साथ पैतृक आवास स्वराज भवन से पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दे सकते हैं। यहां से सोमवार सुबह उनका वापस जाने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने के बाद से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कम ही सक्रिय हैं। मोगा के जिला स्तरीय सिविल अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में 10 माह के बच्चे के गायब होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बच्चा दादी व मां के साथ सिविल अस्पताल में था, जो रो रहा था। एक अज्ञात युवक ने बच्चे को चुप कराने की बात कहकर उसे गोद में उठा लिया और इसके बाद वह अस्पताल से खिसक गया। जब तक बच्चे के परिजन कुछ समझ पाते, अज्ञात युवक बच्चे को लेकर फरार हो चुका था। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से उस अज्ञात युवक की पहचान भी की जा रही है। जहां परिवार का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पर लोगों को भी इस घटना से सबक लेना चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी अपना बच्चा नहीं सौंपना चाहिए। बिना किसी पहचान वाले को अपना बच्चा सौंपना सबसे बड़ी गलती है। 30 नवंबर को अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ था। यह 2 दिसंबर को एक दबाव के क्षेत्र में और शुक्रवार की सुबह गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया और शुक्रवार दोपहर यह चक्रवात में तब्दील हो गया। इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते गया और आज रविवार तक इसके और कमजोर होकर दबाव में बदलने की संभावना है। इसके कल दोपहर के आसपास पुरी के निकट पहुंचने की संभावना है और इसके बाद इसके उत्तर पूर्व की ओर ओडिशा के तट के साथ पश्चिम बंगाल के तट की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटे के दौरान इसके और कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण की जबरदस्त मार झेल रहे हैं और इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रविवार को एक बार फिर से मौसम करवट लेगा और इस दौरान दिन भर बादल छाए रहने के साथ शाम तक हल्की बारिश हो सकती है। इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी तो वहीं ठंड और बढ़ जाएगी। इसके साथ बारिश से दिल्ली के प्रदूषण सुधार होने की संभावना है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश से प्रदूषण में सुधार हुआ था। हालांकि ये खतरनाक श्रेणी में बना रहा था। पिछले 2 दिन से भी बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल है, जबकि आज मौसम के करवट लेने से आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा बढ़ने की आशंका है। अगले सप्ताह के मध्य से पारा लुढ़कने के साथ ही सर्दी बढ़ने की भी संभावना है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।